हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के वहाँ प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है वहाँ वर्ण और व्याकरण से संबंधित है, जिसमें आपके वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में मैं जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा वर्ण के बारे में जानेंगे, है ना, कि वर्ण होते क्या है ना। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ तो आप सभी को पता ही होगा, तो हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पर स्वर वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, है ना। जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, र, ए, औ, ओ, ऐ और औ, है ना। ऐसे इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है ना। और ये अच प्रत्याहार के रूप में माहेश्वर सूत्रों में वर्णित है। तो ये है हमारे स्वर वर्ण। और अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वर मात्राओं की सहायता से किया जाता है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर मात्राओं की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, है ना। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है हमारी 33 और हमारे स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से अघोष महाप्राण दंत स्पर्श ध्वनि कौन सी है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से अघोष महाप्राण दंत स्पर्श ध्वनि कौन सी, यानी एक ही प्रश्न में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 3 तरह से इसमें पूछ लिए गए, है ना। कि वहाँ वर्ण कैसा होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और उसका जो स्पर्श हो वह दंत स्पर्श ध्वनि होनी चाहिए, है ना उसकी। तो हम सघोष और अघोष के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो घोष वर्ण क्या होते हैं, जो हमारे व्यंजन वर्ण है ना, उसमें से घोष वर्ण क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला और दूसरा अक्षर यानी हमारे स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, का से लेकर हमारे कहाँ तक होते हैं, माँ तक, है ना। का से लेकर माँ तक हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो जैसे हम अघोष के बारे में जानेंगे तो अघोष वर्ण कौन सा होगा हमारे, का खा और नीचे वाला लाइन का चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये हमारे काय के अंतर्गत आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बाकी घोष वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारे 3 वर्ण जो बचे आगे के, गा घा इंगा, ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अघोष वर्ण के अंतर्गत का खा, यानी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है और तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है ना। और हम महाप्राण के अल्पप्राण महाप्राण के बारे में जानेंगे। तो अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अल्पप्राण में हमारे आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन से आते हैं, पहला वर्ग का, जैसे का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण काय के अंतर्गत आएगा, अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि का, गा और इंगा, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत क्या आते हैं, जो इनमें से जो बच गए हैं, जैसे कि का के आगे क्या आता है हमारा, खा, और गा के आगे घा। तो यानी दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वहाँ महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से अघोष महाप्राण दंत स्पर्श ध्वनि कौन सी है। तो हम सभी एंगल से इसे यहाँ पर देखेंगे। तो कौन सी है वहाँ ध्वनि, द, ध, फा या था। तो वहाँ वर्ण हो जाएगा हमारा था, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि था हमारा किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी हमने समझा जो वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी था और धा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम था को बोलेंगे मुंह से तो ये दंत स्पर्श ध्वनि के अंतर्गत भी आता है और यहाँ अघोष वर्ण के अंतर्गत भी आता है। कैसे, क्योंकि अघोष वर्ण में हमारे वर्ग के, जैसे का वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा, तो जैसे कि ये हमारा था है तो था कौन से वर्ग का है, हमारे ता वर्ग का, ये मतलब ता वर्ग का वर्ण है। तो ता और था कौन से वाले में आते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा था। चलिए, इसके लिए आपको व्याकरण को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा ऊ कौन सा स्वर है। यहाँ पर आपको बताना है कि छोटा ऊ कौन सा स्वर है, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर या अर्ध विवृत स्वर। तो छोटा ऊ हो जाएगा हमारा संवृत स्वर। और संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से होते हैं, छोटा, है ना, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि और ल, है ना।
ये हमारे समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से मूर्धन्य कौन है? श, श या फिर या? तो इनमें से मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा हमारा स षटकोण वाला सा, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने थोड़ी बहुत व्याकरण पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा कि ऋतु राशानाम मूर्धा यानी ऋषि, टा वर्ग, रा और सा। टा वर्ग यानी ठा ठा डा ढा ना, ऋषि, और रा और सा षटकोण वाला सा हमारा मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो ता वर्ग है हमारा उसके वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है, कंठ से होता है, दंत से होता है या मूर्धा से होता है? तो ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप अगर बोल के अगर देखेंगे तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा कि ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। त, थ, द, ध, न, है ना। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर आपको वा का उच्चारण स्थान बताना है कि वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है, कंठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है या मूर्धा से होता है? तो वा का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत और ओष्ठ दोनों से, है ना। अगर आप वा को बोल कर देखेंगे तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा कि वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। जैसे हम बोलेंगे वा, है ना, वा बोलेंगे तो इसमें होठों की भी सहायता लेनी पड़ेगी और दंत से भी हमारी जो ध्वनि है वो स्पर्श होगी, है ना। इसलिए वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा दंतोष्ठी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संघर्षी ध्वनि वर्ग किसका है? यहाँ पर आपको इनमें से संघर्षी ध्वनि वर्ग बताना है कि इनमें से संघर्षी ध्वनि वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? का, ता, बा या सा? मतलब कि संघर्षी ध्वनि का मतलब होता है जिसके बोलने में हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है ना। संघर्षी ध्वनि वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? क, त, ब या श? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा श, है ना। अगर इसको हम टुकड़े करेंगे तो ये कैसे बनेगा? का और श दोनों को मिलकर श बनता है ना, और यहाँ संघर्षी ध्वनि वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने माने गए हैं? 4, 5, 25 या 13? तो संस्कृत में अंतस्थ वर्ण माने गए हमारे 4। कौन कौन से? यारा, लावा, है ना, यारा, लावा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में रा किस ध्वनि वर्ग में आता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो संस्कृत में रा है हमारा वहाँ किस ध्वनि वर्ग में आता है? स्पर्श ध्वनि वर्ग, अंतस्थ ध्वनि वर्ग, उष्म ध्वनि वर्ग या अनुनासिक ध्वनि वर्ग? तो अभी हमने पढ़ा कि संस्कृत में जो हमारे अंतस्थ वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, या, रा, ला, वा, है ना। और यहाँ पर आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि संस्कृत में रा किस ध्वनि वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ आता है हमारा अंतस्थ ध्वनि वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रा की संज्ञा क्या है? यहाँ पर आपको रा की संज्ञा बताना है, उष्म, स्पष्ट, समृद्ध या अंतस्थ? तो रा की संज्ञा क्या हो जाएगी? तो रा की संज्ञा हो जाएगी हमारी अंतस्थ, है ना। प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से आपसे पूछ लिया गया है ना। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन के आंसर आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। रा की संज्ञा क्या है हमारी? अंतस्थ संज्ञा इसे दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बाह्य प्रयत्न महाप्राण है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किसका बाह्य प्रयत्न महाप्राण है? च, द, मा या घा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा घा। घा किसके अंतर्गत आता है? बाह्य प्रयत्न महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि महाप्राण में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण। तो ये चौथा वर्ण है हमारा, है ना। जैसे क, ख, ग, घ, इंगा। तो यहाँ पर दूसरा वर्ण कौन सा होगा हमारा? खा और घा। खा और घा किसके अंतर्गत आएंगे? बाह्य प्रयत्न महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा घा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घा कौन सी ध्वनि है? देखो यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, घा कौन सी ध्वनि है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत? तो घा कौन सी ध्वनि है हमारी? अब घा पहले तो हमें ये समझना है कि घा किसके अंतर्गत आता है। तो घा हमारा आता है का वर्ग के अंतर्गत, है ना, यानी क, ख, ग, घ, इंगा।
का वर्ग के अंतर्गत हमारा घा आता है, तो का जो वर्ग है हमारा किसके अंतर्गत आता है, कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चा का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर आपको चा का उच्चारण स्थान बताना है, दंत, तालु, मूर्धा या ओष्ठ। तो चा का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, बोल के देखिए। चा को कैसे बोलते हैं हम, मतलब चा को बोलने में इसका उच्चारण कहाँ से होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। चा हम बोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। और चा वर्ग के सभी वर्ण, है ना, यानी च, छ, ज, झ, या, इनका सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी वर्णों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पा का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर पा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, मूर्धा, दंत, कंठ या ओष्ठ। तो पा आप बोल के देखिए। पा हम बोलेंगे तो हमें किन किन अंगों की यहाँ पर सहायता लेनी पड़ेगी। पा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, कंठ से होता है या ओष्ठ से होता है। जैसे हम पा बोलेंगे तो पा का उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ से। जैसे हम पा बोलेंगे तो हमारे होंठ बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से माना गया है, ओष्ठ से माना गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखो यहाँ पर पूरा वर्ण वर्ग के बारे में ही आपसे पूछ लिया है ना। जो टा वर्ग के जो सभी वर्ण है यानी ट, ठ, ड, ढ, न, इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु, मूर्धा, कंठ या ओष्ठ। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें आपसे पूछा गया था कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो हमने पढ़ा था ऋतु रासाणाम मूर्धा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ऋतु रासाणाम मूर्धा, सॉरी ऋतु रासाणाम मूर्धा, है ना। जैसे कि टा वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, न, रा और सा षटकोण वाला सा, है ना, और ऋषि, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्धा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा या तालु। तो ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ से होता है उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो इसका भी एक सूत्र है, उपपदमानिया नाम ओष्ठो। क्या, उपपदमानिया नाम ओष्ठो, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा, है ना। पा वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, हमारे 5 वर्ण आते हैं, पा फा बा भा मा और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, कंठ, तालु या मूर्धा। तो जो हमारी बड़ी ई है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हमारा तालु से होता है ना। यहाँ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। और यहाँ भी जानेंगे हम कि तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका भी एक सूत्र है, इच्चु यशा नाम तालु, यानी छोटी बड़ी, चा वर्ग, या और सा। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, च, छ, ज, झ, या, है ना, या और सा संयम वाला सा और छोटी बड़ी, ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा तालु। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है। यहाँ पर आपको अनुस्वार का ध्वनि वर्ग बताना है, स्पर्श, उदात्त, ऊष्म या आयोगवाह। तो संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है हमारा, आयोगवाह, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। काय के अंतर्गत आता है अनुस्वार, आयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है, क, ह, मा या सामान्य स्वर के बाद। तो विसर्ग हमारा प्रयुक्त होता है सामान्य स्वर के बाद, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ का दूसरा नाम क्या है। अंतस्थ का दूसरा नाम आपको बताना है, स्वर, स्पर्श, अर्धस्वर या उच्चिप्त व्यंजन, है ना। तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा, है ना। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो इसका दूसरा नाम होगा हमारा अर्धस्वर। और इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, है ना। इनमें एक हलंत टाइप लगा रहता है, वहाँ छोटा आ की अनुपस्थिति को दर्शाता है ना। जैसे कि हम र बोलेंगे र, तो आ का उच्चारण आ रहा है ना। तो अंतस्थ का दूसरा नाम हो जाएगा हमारा अर्धस्वर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ है? 5, 4, 25 या 10? यहाँ पर आपको पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत ध्वनियों को वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ यहाँ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, है ना। ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ? 5 वर्गों में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन तीनों की अल्पप्राण संज्ञा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वहाँ कौन कौन से 3 वर्ण एक साथ हैं जिनके अल्पप्राण संज्ञा है या अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहले हम यहाँ जानेंगे कि अल्पप्राण संज्ञा के अल्पप्राण संज्ञा होती क्या है। तो अल्पप्राण संज्ञा में वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण आते हैं, है ना। जैसे हमारा का वर्ग है, इसमें से पहला वर्ण कौन सा है? हमारा क, है ना। फिर खा को छोड़ देंगे, तीसरा कौन सा है? हमारा ग, है ना। और उसके बाद पहला, तीसरा और 5वां यानी इंग, का, ग, इंग, ये तीनों काय के अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उनमें से हम देखें तो मतलब सभी वर्ण पहले, तीसरे और 5वें वर्ण हमारे अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से वहाँ कौन सा ऑप्शन है जिनमें सभी वर्ण अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा क, द और प, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। इसके जो तीनों वर्ण हैं वहाँ अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है हमारे, इनमें से मतलब एक आध वर्ण हमारा अलग है ना। और इन तीनों में ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, इनमें तीनों अल्पप्राण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से दंत कौन है? श, श, श या ह, है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से दंत वर्ण कौन सा है? सा षटकोण वाला सा है, सा सरोते वाला सा है, सा सलगम वाला सा है या हा है? तो इनमें से दंत वर्ण हो जाएगा हमारा सा सरोते वाला सा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी एक सूत्र है, लृतलाशानाम दंतः, लृतलाशानाम दंता, यानी र, ता वर्ग, ला और सा। तो र, ता वर्ग, ला और सा किसके अंतर्गत आते हैं? दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं, है ना। ता वर्ग यानी ता, थ, द, ध, न, ला और सा और ला, ये काय के अंतर्गत आते हैं? दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आ इति का स्वरा अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि आ कौन सा स्वर है? वर्तुल स्वर, पश्च स्वर, केंद्रीय स्वर या आय स्वर। तो आ को कौन सा स्वर माना है? तो आ को माना है हमारा केंद्रीय स्वर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, का वर्गीय ध्वनि नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि का वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से या ओष्ठ से? तो जो का वर्ग है हमारा, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। और यहाँ पर हम जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। तो इसका भी एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी छोटा, बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये काय के अंतर्गत आते हैं? कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनको कंठ की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, का वर्ग और हा और विसर्ग। का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, इंगा, छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग वर्ण, है ना। ये काय के अंतर्गत आते हैं? कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों की संख्या है। यहाँ पर आपको अनुनासिक वर्णों की संख्या बतानी है, कितनी है? 5, 8, 4 या 10? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है हमारी 5, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और अनुनासिक वर्णों को नासिक वर्ण भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ये हमारे प्रत्येक वर्ग के जो पंचमा अक्षर है उनके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो पंचमा अक्षर है हमारा, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है वहाँ अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसे नणम भी हम बोल सकते हैं। और इसका एक सूत्र है, नणमानानाम नासिका चा, यानी या, मा, इंगा, ना और ना, ये नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधो निर्दिष्टेषु स्पर्शः। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन आपको बताना है ना। इनमें से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से मतलब स्पर्श वर्ण के अंतर्गत क्या आता है? मा, या, ई या वा? तो इनमें से जो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आता है हमारा मा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा।
जो हमारा माँ है ये किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आता है। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पर्श वर्णों की संख्या होती है हमारी 25, है ना। कचट तप हम इसे बोल सकते हैं। का से लेके जो पा तक के हमारे वर्ण है ना, का वर्ग से लेकर तो जो पा वर्ग तक के जो हमारे वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और यहाँ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कचट तप से इसे याद रखेंगे। का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, और ता से ता वर्ग, और पा से पा वर्ग, है ना। यानी काखा गाघा इंगा, चाछा जाझा या, टाठा डाढ़ा ना, और ताथा दाधा ना, और पाफा बाभा माँ, है ना। ये सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इचु यशानाम किम स्थानम। तो अभी हमने प्रश्नों के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ा है इचु यशानाम किम स्थानम, यानी इचु यशानाम, यहाँ इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतः, मूर्धा, मुखम या तालु। तो इचु यशानाम तालु, है ना। इचु यशानाम तालु, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और इच्चू ऐसा नाम का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, और एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। इच्चू ऐसा नाम तालु यानी छोटी बड़ी, चा वर्ग या और शलजम वाला सा, है ना। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, और ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है समीचीनाम तालिका चिनुत, है ना। यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श लिखा है, और इधर आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो इधर सल, का वर्ण, अच या जीवा मूलम। तो स्पर्श के अंतर्गत कौन सा आएगा हमारा, का वर्ण, यानी स्पर्श के आगे क्या आ जाएगा, दूसरा, है ना। इसकी जोड़ी कहाँ मिली हमारी, जैसे कि हम इससे मिला देते हैं ना, का वर्ण। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या लिखा है हमारा, स्वर। अब स्वर को हम क्या कहते हैं, अच्चु भी कहते हैं। तो इसकी जोड़ी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा। और जीवा मूल्यम, जीवा मूल्यम का क्या हो जाएगा, जीवा मूलम, जो जिह्वा से बोले जाते हैं, है ना, वर्ण। और ऊष्म व्यंजन को जो ऊष्मा, जिनके बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें शल भी कहा जाता है। तो शल किसकी जोड़ी हो जाएगी हमारी, ऊष्मा वर्ण की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला कहाँ आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर पहले में ही हमारा आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण कहा। यहाँ पर आपको ऊष्म वर्ण कौन सा है वहाँ बताना है, या, हा, चा या इंगा। तो जिसके बोलने से हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं ना। तो इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना, हाँ, है ना। और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, श, श, श और हा। ये चारों वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको ऊष्म वर्ण को पहचानना है। तो यहाँ पर हा ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋतु रासाणाम इति सूत्र से संबंध, है ना। ऋतु रासाणाम सूत्र किससे संबंधित है हमारा, तालवा, कंठेन, मूर्धन्य, एतेसु ना को अपि। तो जो ऋतु रासाणाम सूत्र है हमने इसी क्लास में 2 से 3 बार यहाँ पर रिपीट किया। अगर आपने ठीक से क्लास देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ऋतु रासाणाम मूर्धा, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं ऋतु रासाणाम मूर्धा, यानी ऋषि, टा वर्ग, रा और सा। चलिए अगला क्वेश्चन है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित में से वर्ण आते हैं। यहाँ पर आपको चर प्रत्याहार में वर्ण बताने हैं कि चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको चर प्रत्याहार बताना है। तो च, ट, ता, क, पा, श, श, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी वर्ण चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम स्वरा संति। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में जो स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं वहाँ आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, या, वा, राला, शा, शा, शाहा, आ, ई, उ, ऋषि, या, मा, इंगा और ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ, ई, उ, ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों की संख्या यहाँ पर
कितनी है वहाँ आपको बतानी है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की जो संख्या है वहाँ 63 या 64 मानी गई है ना। अगर 63 ऑप्शन में मिले तो सबसे पहले हमें 63 को टिक करना है। तो 63 या 64 वर्णों की संख्या पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत मानी गई है ना। जिसमें से हमारे 22 तो स्वर माने हैं उन्होंने और 33 व्यंजन उन्होंने माने हैं, है ना, पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय व्याकरणे स्वरा संति। यहाँ पर पाणिनि के व्याकरण के अनुसार आपको स्वर बताने हैं। दीर्घ प्लूतो, अनुनासिका, उदात्तानुदात स्वरितः या उदात्तानुदातो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदात्तानुदात स्वरितः, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। उदात्त यानी ऊपरी भाग से जो उच्चारित होते हैं, अनुदात यानी निचले भाग से उच्चारित होते हैं, और स्वरितः का मतलब होता है दोनों भागों के सम्मिलन से जो उच्चारित होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णानाम क्रम का। यहाँ पर आपको ऊष्म वर्णों का क्रम बताना है कि ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है। श श शह, श श शह, श श शह या ह स सत, है ना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से जो ऊष्म वर्णों का सही क्रम है वहाँ हो जाएगा हमारा श श शह, यानी सा सलजम वाला सा आएगा पहले, फिर सा षटकोण वाला सा आएगा, फिर सा सरोते वाला, और उसके बाद आएगा हमारा हा। और इनको ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो एक घर्षण टाइप हमारे मुंह में होता है ना। घर्षण के कारण जो गर्म वायु निकलती है, इसके कारण इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उनकी संख्या अगर पूछे तो संख्या कितनी होती है, 4 होती है। श श श ह, है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। यहाँ पर वकार का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। कंठ तालु, अस्ताम, दंतोष्टम या ओष्ठ। तो वकार का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा वहाँ कहाँ से होता है, वकारस्य दंतोष्टम, है ना। वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। जैसे हम व बोलेंगे वा, तो दंत की भी इसमें सहायता लेनी पड़ेगी और ओष्ठ की भी, इसलिए वकारस्य उच्चारण दंतोष्टम, यहाँ इसका सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूर्ध स्थानीय वर्ण वर्तते। यहाँ पर मूर्ध स्थानीय वर्ण आपको बताना है। ऋषि वर्ण, पावर्ण, अवर्ण या सावर्ण। तो मूर्ध स्थानीय वर्ण होगा हमारा ऋषि वर्ण। ऋतु रासाणाम मूर्धा। कितनी बार हमने इसी क्लास में पढ़ा है ऋतु रासाणाम मूर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यहाँ पर पावर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। कंठ, दंत, ओष्ठो या तालु। तो पावर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ से, है ना। ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। और जो ओष्ठ से जिनका उच्चारण स्थान होता है उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो वहाँ कौन से हो जाएंगे हमारे उपपदभानिया नाम ओष्ठो, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा वर्ग, ये सभी ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। पाफा बाभा माँ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। छा इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। यहाँ पर छा वर्ण का उच्चारण स्थान में आपको बताना है। कंठ, दंत, तालु या जिह्वा। तो छा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा, क्या होता है, तालु, है ना। तालु तालव्य वर्ण के अंतर्गत यहाँ आता है। तो छा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। और हमने इसका सूत्र भी पढ़ा था, इच्चु यसा नाम तालु, है ना। इच्चु यसा नाम तालु, यानी छोटी बड़ी, चा वर्ग या और सा, इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा तालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य उचित क्रमः अस्ति। यहाँ पर महेश्वर सूत्र के अनुसार आपको प्रत्याहार का उचित क्रम बताना है। जो हमारे यण प्रत्याहार है उनका उचित क्रम यहाँ पर बताना है। या व राला, या र लावा, या ल रावा, या ल वारा। तो जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंतर्गत यण प्रत्याहार है हमारा, उसका उचित क्रम होगा य र ल वा, है ना। और इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या पाणिनि। तो संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता है हमारे ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन है ना।
जिन्होंने ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की वहाँ कौन है? तो बृहस्पति ने ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण किसने की? खेमकरण ने, दरगढ़ ने, इंद्र ने या रतन ने? तो इंद्र ने बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण संप्रदायों की संख्या है। यहाँ पर आपको व्याकरण संप्रदायों की संख्या बतानी है, 2, 4, 6 या 8। तो व्याकरण संप्रदायों की संख्या होगी हमारी 4, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी या चांद्र व्याकरण? तो वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है हमारा अष्टाध्यायी, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु या शिव? तो पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हमारे शिव। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या है 14, 10, 17 या 5? तो व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या हो जाएगी हमारी 14, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? पाणिनि की, भट्टोजी दीक्षित की, पतंजलि की या वरदराज की? तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है? वरदराज की। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता है। तो व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? क्षेमेंद्र, पतंजलि, कात्यायन या भर्तृहरि, है ना। तो व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता हो जाएंगे हमारे पतंजलि। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ संग्रह के रचयिता है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्याकरण ग्रंथ संग्रह के रचयिता कौन है? यास्क, व्याडी, शाक्टायन या पाणिनि? तो व्याकरण ग्रंथ संग्रह के रचयिता हो जाएंगे हमारे व्याडी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि व्याकरण और वर्ण से संबंधित है, जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।